आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 8 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग है फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में आपको कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स में आपको एग्रीकल्चरल कृषि से संबंधित फार्मर किस तरह से किसी भी फसल का उत्पादन करते हैं, किस प्रकार उस फसल को प्रबंध करते हैं। प्रबंध करने का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार उसका निपटान करते हैं, किस प्रकार से उसका रखरखाव कर रहे हैं, पूरी काम को, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस काम को, उस विशेष काम को किस तरह से वो कार्यान्वित करते हैं, वह होता है प्रबंध। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फसल से जुड़ी उन सभी बातों को आपको इस चैप्टर्स में बताई जाएगी, जो आपको फ्यूचर में, भविष्य में एग्रीकल्चरल अगर लेकर आप पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर को लेकर, तो वह आपको काफी मददगार साबित हो सकती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स में हम लोग सबसे पहले जान लेंगे इस चैप्टर्स के हेडिंग्स के बारे में। जैसा इस चैप्टर्स के हेडिंग्स में ही बताया गया है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, यह है चैप्टर्स का हेडिंग। ठीक है ना फ्रेंड्स? जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये फसल कहने का तात्पर्य आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं, वे सभी प्रकार के पौधे जो एक ही तरह के दिखाई देते हैं, जिन्हें बोया जाता है, जिनकी पैदावार की जाती है, ठीक है ना, जिनका उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो खेतों में, बड़े जगहों में, काफी सारे बड़े जगहों को लेकर काफी बड़े पैमाने में जिस पौधों की पैदावार की जाती है, उसे हम फसल कहते हैं। तो अब है, फसल कहने का तात्पर्य आखिर क्या है। तो फ्रेंड्स, क्या रुई एक फसल है? तो फ्रेंड्स, जितने भी वे सभी पौधे हैं जिनकी उगाई की जाती है, जिनको पैदावार किया जाता है, जिनकी, ठीक है ना, वे सभी फसल कहते हैं उन्हें हम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में रुई भी एक फसल है, और मूंग का उत्पादन, मूंग दाल के लिए जिस फसल को हम, जिस पौधे को हम रोपण करते हैं, वह भी फसल कहलाती है। धान, चावल, गेहूं, रुई या फिर कपास या फिर जूट, ये सभी ही फसल है। याद रखना है आपको बातों को, ठीक है ना। अब है आपको जानना कि आखिर ये उत्पादन शब्द का आखिर क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, उत्पादन कहने का तात्पर्य होता है वे सभी चीज जिसकी पैदा की जाती है, वे सभी चीज जिनको पैदा किया जाता है, ठीक है ना। अब पैदा कहने का तात्पर्य है जिन्हें तैयार की जाती है, जिन्हें काफी लोगों की सहायता से जिन्हें तैयार किया जाता है, जिन्हें बनाया जाता है। तो फसल, ठीक है ना, फसल के उत्पादन यानी फसल को हम किस तरह से तैयार या पैदा करते हैं, उसके बारे में है। और साथ में प्रबंध के बारे में हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये प्रबंध कहने का तात्पर्य आखिर क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रबंध का मतलब होता है किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जब भी हम किसी दो या दो से अधिक लोगों का एक समूह होता है, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब दो या दो से अधिक लोगों का एक समूह को बनाया जाता है, उसका एक निर्दिष्ट कार्यक्रम तैयार किया जाता है कि इस उद्देश्य को पूरा करना है, इसके लिए हमें कौन सी क्रियाएं करनी है, उन्हें हम प्रबंध कहते हैं। यानी इस चैप्टर्स में आपको फसल, ठीक है ना, फसल क्या है, उसके उत्पादन से जुड़ी बातों को, ठीक है ना, और साथ में उस उत्पादन को हम किस तरह से प्रबंध करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए कौन सी क्रियाएं हम करते हैं, उत्पादन के लिए कौन से वो एक्टिविटीज करते हैं, कितने सारे लोग लगते हैं, कितने सारे किसान लगते हैं। ये उत्पादन एक आदमी से पॉसिबल नहीं होती है, याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, संक्षेप में हम लोग अब जान लेंगे कि हमने लास्ट के क्लासेस में, पिछले क्लासेस में कुछ बातों को जाना था। हमने जाना था कि आखिर हमें पोषण कहाँ से मिलता है। तो पोषण हमें खाद्य पदार्थ या फिर आहार से मिलता है, और आहार जो है वो प्राणी दो तरह से ग्रहण करते हैं। एक तरीका क्या है? एक तरीका है पेड़ पौधों से, और दूसरा तरीका है किसी जानवर से। याद रखना है आपको। तो अब आपको जान लेना है कि आखिर आपने जाना था पिछले क्लासेस में कि किस प्रकार से पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, जिन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, ठीक है ना। स्वपोषी है पौधे, वह अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अब है आपको जानना है कि भोजन जो तैयार करते हैं पौधे, उसके लिए कौन कौन सी निम्नलिखित जो चरण होते हैं, वे कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं, जिन्हें अगर हम करते हैं तो किसी भी बीज से,
किसी भी बीज से पौधे की उत्पत्ति होती है और देन हम उन अनाज को खाते हैं, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। याद रखना है फ्रेंड्स आपको, यह भारत जो है काफी बड़ा देश है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो भारत में ही होती है, ठीक है ना। अब है कि भारत में इतने लोगों को किस प्रकार से भोजन या फिर आहार या फिर खाद्य भंडार प्रवाहित उन्हें की जाती है, किस प्रकार से हम उन्हें दे सकते हैं, किस प्रकार से उनका प्रवाह हो सकता है लोगों के बीच में। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है खेती की। याद रखना है आपको बातों को। तो खेती कौन करते हैं? खेती करते हैं हमारे देश के किसान, याद रखना है, ठीक है ना। किसान खेती करते हैं। अब है कि इस खेती की पद्धति की शुरुआत काफी हजारों साल पहले हुई थी, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट हुई थी। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व 10,000 साल पहले हुई थी। याद रखना है आपको बातों को। आप सभी जानते हैं पहले जो मानव थे वो खानाबदोश थे, एक जगह से दूसरे जगह खाने के लिए वो घूमते रहते थे, ठीक है ना। और धीरे धीरे उन्होंने आग की शुरुआत की, आग को जलाना सीख लिया, मांस फिर पकाना सीख लिया। उसके बाद का चरण है वे खेती करना भी सीख लिए। उन्होंने बीज के रोपण से लेकर खेती बारिश के समस्त तरीकों को उन्होंने जान लिया था, ठीक है ना। और इस प्रकार से कृषि या फिर खेती की आरंभ हुई थी। अब आपको जान लेना है फ्रेंड्स कि आखिर ये खेती या में इस फसल शब्द का आखिर क्या मतलब है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं फसल है ना, यहाँ पर फसल आखिर क्या है। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है कि जब एक ही किस्म के पौधे, एक ही तरीके के पौधे किसी बड़े स्थान पर, ठीक है ना, काफी ज्यादा पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें हम फसल कहते हैं। धान फसल है, गेहूं फसल है, कोई भी चीज जिसे उगाया जाता है, साग सब्जियां सभी फसल ही हम उन्हें कहते हैं। याद रखना है, लेकिन फसल के लिए जरूरत है एक बड़े पैमाने की, ठीक है ना। एक बड़े पैमाने में उगाए जब जाते हैं तो उन्हें हम फसल कहते हैं। बहुत ऐसी जगह है जहां पर घर में कुछ जमीन पर उगाए जाते हैं कुछ अनाजों को, ठीक है ना, याद रखना है। तो वो फसल हम उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम फसल नहीं कहेंगे। याद रखना है, फसल बहुत बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं, ना कि एक छोटे से जगह पर। याद रखना है, ठीक है ना। अब आपको जानना है कि फसल, अन्न, सब्जियां, फल, ये सभी प्रकार को हम फसल कहते हैं। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, तो फसल हम किन्हें कहेंगे? अन्न को कहेंगे, साग को, सब्जियों को, ये सभी फसल के कैटेगरीज में ही आते हैं। याद रखना है। अब है आपको जानना कि फसल के लिए काफी सारी तापक्रम, कुछ वातावरण, कुछ मौसमी हलचल की अनुकूलता जरूरत होती है उन्हें, याद रखना है। अब है इस बातों को समझना, जैसे आप सभी जानते हैं कि जब किसी भी अन्न की खेती की जाती है, पैदावार की जाती है, तो बहुत ऐसे अनाज हैं जो काफी ज्यादा पानी का डिमांड करते हैं, पानी को मांगते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए हम उन्हें ऐसे जगह पर उगाते हैं, ऐसे समय पर उगाते हैं जहां पर उन्हें काफी सारी पानी मिल सके। याद रखना आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स, जैसा अपने लास्ट के क्लासेस में भी जाने थे कि जूट की फसल के लिए हमें काफी वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी वर्षा के पानी में जूट की फसल काफी अच्छे से होती है। यानी इतना आपको समझ में आ गया था कि जूट को अगर पैदा करना है तो काफी परिमाण में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कई ऐसे फसल हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम क्या करते हैं? उन्हें ऐसे वातावरण, ऐसे मौसम में हम उगाते हैं जब पानी काफी मात्रा में होती है। यानी निश्चित रूप से हम उनकी खेती या पैदावार वर्षा के दिनों में करते हैं। काफी सारे फसल ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत होती है धूप में, सूखे में वो फसल होते हैं, ठीक है, अच्छे से उनकी पैदावार होती है, तो उन्हें हम निश्चित रूप से सूखे के दिनों में करते हैं। काफी सारे फसल ऐसे हैं जिन्हें हम मार्च के महीने तक में उन्हें हम काट भी डालते हैं, यानी जिन्हें हम बोते हैं अक्टूबर से बोना शुरू करते हैं जैसे ही ठंड आना प्रारंभ होती है, ठीक है। याद रखना आपको इन कुछ बातों को। तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत ऐसे फसल या अनाज हैं जिन्हें बढ़ने के लिए, जिनकी अच्छी पैदावार के लिए वातावरण की अनुकूलता होनी चाहिए, ठीक है ना। वातावरण के प्रतिकूल में क्या वो बढ़ पाएंगे? तो इसका उत्तर होगा नहीं। याद रखना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे हम लोग और देख लेंगे कि हमारे देश की जो जलवायु है उसके आधार पर
हम फसल का उत्पादन जो है वो दो वर्गों में हम उन्हें बांट सकते हैं। एक है खरीफ फसल, जैसा आप सभी जानते हैं, और दूसरा है रबी की फसल। तो खरीफ फसल हम क्या कहेंगे? जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ऐसे फसल को हम लोग कहते हैं खरीफ फसल। भारत में वर्षा ऋतु अब कब होती है? आप सभी को पता है कि रेनी सीजन्स कब होते हैं। तो यह जून से सितंबर के बीच तक का ये मौसम होता है, जहां पर मौसम जो है वो रेनी सीजन्स का होता है। उस समय जो फसल बोई जाती है वो है धान, ठीक है ना, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। इनके लिए कपास, जैसा मैंने कहा अपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे। इनके लिए क्या डिमांड है? इनका डिमांड है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी प्रवाहित की जाए, उन्हें मुहैया किया जाए, ठीक है ना। अगर आप दे पाए पानी ज्यादा तो वो अच्छे से उनकी पैदावार होती है। तो उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे। अब है रबी की फसल। क्या है? तो रबी फसल ऐसे फसल जिन्हें हम शीतकाल में बोते हैं, यानी विंटर सीजन्स में जिन्हें बोया जाता है। अब है उन्हें हम कह रहे हैं रबी फसल। यानी इन्हें अगर हम, जो रबी की फसल है, उन्हें अगर हम ठीक अल्टरनेट कर दें, रबी की फसल को अगर हम खरीफ के जगह पर दे दें, तो क्या वो उनकी पैदावार अच्छी होगी? तो इसका उत्तर होगा नहीं। उसी तरह जो ऐसे फसल जो काफी डिमांड करते हैं पानी की, अगर उन्हें हम शीत ऋतु में अगर बो दें तो क्या उनकी पैदावार अच्छी होगी? तो इसका उत्तर होगा नहीं। याद रखना है आपको इन बातों को। अल्टरनेट करके अगर हम करें पैदावार, तो उनकी जाहिर सी बात है उनकी फसल पैदावार अच्छी नहीं होगी, वो नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि रबी की फसल में कौन कौन से वे फसल हैं जिन्हें हम रबी की फसल के अंतर्गत हम उन्हें कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सभी जो है वो रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दालें हैं और साग सब्जियां भी हैं जिन्हें हम ग्रीष्म काल में बोते हैं। याद रखना है, यानी पूरे वर्ष के दौरान भारत में कुछ न कुछ जरूर निश्चित रूप से बोई जाती है। अब आपको समझना है कि फसल के उत्पादन से संबंधित कुछ बातों को, आखिर किस प्रकार से फसल को बोया जाता है। तो फ्रेंड्स, फार्मर जो होते हैं, जो किसान होते हैं, फसल को बोने के लिए काफी सारे मेहनत करते हैं। याद रखना है, फसल को बोने के लिए जो क्रियाकलाप की जाती हैं फार्मर के द्वारा, कृषक के द्वारा, उन्हें हम कहते हैं कृषि पद्धतियां। याद रखना है, ठीक है ना। और कृषि पद्धतियों के कारण ही कोई भी फसल या अनाज की पैदावार काफी ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। इससे उन्हें मुनाफा भी काफी ज्यादा होता है। किन्हें? फार्मर्स को, किसानों को। तो उनके लिए किस प्रकार से काम करनी पड़ती है उन्हें, चलिए देखते हैं। जैसे किसी भी फसल को अगर हमें तैयार करना है, उनकी पैदावार करनी है, तो सबसे पहला जो काम है मिट्टी को तैयार करना होता है, ठीक है ना। मिट्टी को अगर हम तैयार करेंगे तो अच्छी फसल होगी, या फिर उन्हें हम बुआई होती है। उसके बाद मिट्टी को तैयार करने के बाद उन्हें हम बीजों को बोते हैं, फिर खाद या उर्वरक को हम देते हैं, ठीक है ना। फिर सिंचाई की जाती है और खरपतवार से उनकी सुरक्षा की जाती है, फसलों या फिर अनाज की। और देन कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग किया जाता है, और फिर भंडारण या फिर स्टोरेज किया जाता है, यानी उनका रख रखाव किया जाता है। तो ये 7 पद्धतियां हैं जिनका ज्यादातर जो कृषक है उन्हीं को अनुसरण करते हैं, और किसी भी अनाज या फिर फसल को ज्यादा से ज्यादा पैदावार उनकी की जाती है। इनमें से अगर एक भी, इनमें से दिए गए क्रियाकलापों में अगर एक भी कामों को आप अच्छे से नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से इनका प्रभाव फसलों पर आपको दिखेगा। उनकी पैदावार कम हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएंगे। याद रखना है आपको, ठीक है ना। यानी जो नुकसान है वो कृषक को ही भुगतना पड़ेगा। याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जान लेना है कि आखिर कोई भी कृषक किस प्रकार से फसल के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उनमें से वो सबसे पहला जो काम करते हैं वो करते हैं मिट्टी को तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं मिट्टी हमारे पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं। वो काफी सारे उसमें पोषक तत्व रहते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। उसी पोषक तत्व को ग्रहण करके पेड़ पौधे बड़े होते हैं और काफी सारे अनाज, ठीक है ना, अच्छे से वृद्धि रूप से बढ़ते हैं। अब मिट्टी को हम कैसे तैयार कर पाते हैं? आप सभी जानते हैं मिट्टी में काफी सारे पोषक तत्व होते हैं, और ऊपर में भी पोषक तत्व होते हैं और काफी सारे पोषक तत्व नीचे भी उपस्थित होते हैं। अगर हम मिट्टी को पोला बनाएं, उसे भुरभुरा कर दें, तो पोषक तत्व क्या होंगे? वो ऊपर नीचे आ जाएंगे उलटने पलटने से, और अच्छे से जो पेड़ पौधे होंगे वो पोषक तत्व को ग्रहण कर पाएंगे।
अब है कि मिट्टी तैयार करने का तात्पर्य क्या है। तो मिट्टी को तैयार करने का तात्पर्य है, जैसा मैंने कहा, इस मिट्टी को उलटना पलटना या फिर उसका पोला बनाना। यही कृषि का सबसे महत्वपूर्ण काम है, ठीक है ना। और मिट्टी पर ही डिपेंड करती है, मिट्टी पर ही निर्भर करती है कि किस प्रकार के फसल को उगा सकते हैं। यानी हर फसल के लिए स्पेशल रूप से मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं कि आखिर जो कपास की खेती होती है, कपास की खेती के लिए हमें काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, याद रखना है। यानी मिट्टी के आधार पर ही फसलों को बोया जाता है, उनका उत्पादन की जाती है, उनकी पैदावार की जाती है, ठीक है ना। अब है फसल के लिए हमें सबसे पहला काम मिट्टी को तैयार करना है, मिट्टी को उलट पलट देना है। इससे पोषक तत्व ऊपर नीचे आ जाएंगे और पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगे, ताकि पौधे आसानी से अपने जड़ों के माध्यम से उस पोषक तत्व को ले पाए। साथ में एयर, जो हवा है, मिट्टी में चली जाएगी और पेड़ पौधे की जो जड़ है श्वसन कर पाएंगे, याद रखना है आपको। और मिट्टी के उलटने पलटने से लाभ यह होगा, जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी ऊपर नीचे आ जाएंगे, वो भी अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। यानी पौधे जो है उर्वरक के रूप में जो सूक्ष्म जीव है ना, वो अच्छे से मिट्टी को तैयार कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि कृषक जो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स के रूप में परिचित है केचुआ, ठीक है ना। केचुआ भी ऊपर नीचे आ जाते हैं और केचुआ मिट्टी को काफी अच्छे से तैयार करते हैं। केचुआ को अगर आपने कभी देखा होगा तो वो मिट्टी के रूप में ही, मिट्टी को ही अपने उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। मिट्टी को खाते हैं और उसे ही उत्सर्जित करते हैं और काफी मात्रा में वह फर्टाइल होता है, याद रखना है आपको। मिट्टी काफी उर्वरक होती है उस जगह की। अब है आपको जानना कि आखिर किस प्रकार से जुताई का काम कहते हैं, किसे हम जुताई का काम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मिट्टी को उलटने पलटने की जो प्रक्रिया है उसे हम जुताई कहते हैं। तो जुताई से लाभ यह होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स, जो भी पोषक तत्व मिट्टी में है, वो चारों अच्छे से मिल जाते हैं और पौधे उसे ले पाते हैं। हवा भी अच्छे से चली जाती है, भुरभुरी हो जाती है मिट्टी। सीड, जो बीज है, उन्हें आराम से मिट्टी में बोया जाता है, ठीक है ना। अब है मिट्टी को समतल बनाना, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। जुताई करने के पश्चात मिट्टी को समतल बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये समतल आखिर करना क्यों आवश्यक है? समतल इसलिए करना आवश्यक है फ्रेंड्स, क्योंकि मिट्टी को अगर हम समतल नहीं करेंगे तो इरिगेशन, सिंचाई के दौरान जो पानी छिड़काव की जाती है वो पानी अच्छे से नहीं बह पाएगी, ठीक है ना। पानी के लिए समतल होना काफी आवश्यक है, याद रखना है। इसे हमें पीटना नहीं है, ठीक है ना। मिट्टी को पीटा नहीं जाता है, बल्कि उसे समतल बनाया जाता है, वो भुरभुरा अवस्था में ही, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। और बहुत ऐसे जगह हैं, बहुत ऐसे कृषक होते हैं जो मिट्टी को तैयार करने के साथ साथ उसमें क्या करते हैं, खाद्य को मिला देते हैं, ठीक है ना, उर्वरक के रूप में, ताकि फसल की जो पैदावार होती है वो काफी अच्छे रूप से हो सके। अब है आपको कि जानना कि कृषि औजार क्या होते हैं या किस चीज में काम लगते हैं। तो मिट्टी को उलटने पलटने के लिए जिस औजार की आवश्यकता होती है उसे हम कृषि औजार कहते हैं, याद रखना है आपको इन बातों को। अब है कृषि औजार मुख्यतः रूप से आप देख पा रहे हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये कृषक बना रहे हैं 2 गाय या फिर बैलों की सहायता से, ठीक है। ये काफी परंपरागत माध्यम है। अब है हल के माध्यम से। हल के माध्यम से क्या हो रहा है, प्राचीन काल से परंपरागत रूप से हल का उपयोग कृषक करते आ रहे हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं? इसका उपयोग मिट्टी को जुताई के लिए, उन्हें खाद उर्वरक को मिलाने के लिए, खरपतवार को निकालने के लिए, मिट्टी को खुरचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यह औजार लकड़ी का बना होता है। सब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में है। यह लकड़ी का बना होता है, ट्रायंगुलर होता है, ठीक है ना, त्रिभुजाकार होता है, और तिकोनी एक जो मुंह है वो धरती पर धसी होती है और उसका, ठीक है ना, उसे हम फाल कहते हैं। और हल का जो शेफ्ट होता है उसका एक सिरा, उसके एक सिरे में क्या होता है, एक डंडा होता है जुड़ा, और उसके दोनों तरफ बैलें होती हैं, याद रखना है। बैलों की सहायता से मिट्टी की जुताई होती है, हल की सहायता से, जिसमें बैल का प्रयोजन होता है, बैल की आवश्यकता होती है। ये काफी परंपरागत, काफी प्राचीन पद्धति है, ठीक है ना, याद रखना है। और आजकल कैसे हो रहे हैं? आजकल ट्रैक्टर के माध्यम से ये खेती हो रही है, ठीक है ना, याद रखना है। हल की जाती है कैसे? ट्रैक्टर के माध्यम से। ट्रैक्टर के पीछे नुकीले लोहे होते हैं और मिट्टी को खुरचने, उलटने पलटने का काम ट्रैक्टर से होता है, न कि बैलों से। अब है ये कुदाली के माध्यम से। कुदाली भी एक औजार है जिसके माध्यम से मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, खरपतवार को निकाला जाता है। ये खरपतवार क्या होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, खरपतवार ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अनाजों के साथ खुद ब खुद निकल आते हैं और
खरपतवार जो होते हैं अनाजों के पोषक तत्व को ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें दुर्बल बना देते हैं, उन्हें कमजोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पोषक तत्व को ये खा ले रहे हैं। कौन? ये खरपतवार। इसीलिए उन्हें हटाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए कुदाल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। बहुत ही सरल औजार है, इसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी का पोला करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर ये कल्टीवेटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कल्टीवेटर आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यही कल्टीवेटर है जिसके माध्यम से आजकल जुताई जो होती है वो ट्रैक्टर के माध्यम से होती है या फिर कल्टीवेटर के माध्यम से होती है। आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। आप देख पाएंगे इस ट्रैक्टर में जो पीछे की तरफ नुकीले ऐसे लगे हुए हैं ना, ठीक है ना, ये लोहे के बने होते हैं जिससे मिट्टी को खरोचा जाता है, ठीक है ना। मिट्टी को खरोच ली जाती है और मिट्टी को काफी भुरभुरा बनाया जाता है ताकि बीज जो है आसानी से अंदर तक जा सके और पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाए। याद रखना आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है कि बुआई का प्रोसेस आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपने मिट्टी को उलट पलट दिया, ठीक है ना, साथ में आपने काफी सारे औजारों का भी इस्तेमाल कर दिया। अब सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है ना, जो भी कृषक के लिए जो भी पैदावार करते हैं फसलों की, कि आखिर बुआई करना है, ठीक है। बुआई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण काम सीड यानी बीजों का चयन है। बीज अगर आपके खराब होंगे तो फसलों की पैदावार अच्छी नहीं होगी, याद रखना है। इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, अच्छे किस्म वाले बीज, साफ सुथरे बीज, स्वस्थ बीज होने चाहिए, ठीक है ना, ताकि फसलों की पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो पाए, ठीक है ना। तो अब बीजों का चयन हम कैसे करते हैं? तो बीजों के चयन के लिए क्या होता है, एक पानी लेते हैं, फिर बीजों को दिया जाता है उस पानी में। जो खराब बीज होते हैं, जो खोखले बीज होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और जो अच्छे बीज होते हैं वो पानी के नीचे चले जाते हैं, उसकी पेंदी पर चले जाते हैं और फिर खराब बीजों को निकाल दिया जाता है और फिर अच्छे बीजों को लेकर ही उससे बुआई का काम किया जाता है। याद रखना है आपको, बुआई के काम के लिए एक आदमी से यह कभी भी संभव नहीं है, यह बात भी आपको जान लेनी है। बुआई के काम के लिए काफी सारे लोगों की आवश्यकता होती है, याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है कि बीजों को बुआई के लिए परंपरागत औजार, जो ट्रेडिशनल जो औजार होते हैं उनकी जरूरत होती है। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाले औजार जो है वो कीप के आकार का होता है। आप देख पा रहे हैं, बीजों को कीप के अंदर डालने पर 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं और ये सिरे मिट्टी को भेद कर, छेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये कीप नुमा एक स्ट्रक्चर है जिससे बीजों को दिया जा रहा है और फिर ये बीज मिट्टी को भेद कर नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं, मिट्टी में अंदर चले जाते हैं और बीज जो है अंदर बैठते रहते हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार क्या होता है, बीज जो है वो इस तरह से एक अच्छे से डिस्टेंस में बैठते रहते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। और बीज इस तरह से डिस्टेंस में एक निश्चित दूरी में बैठना भी काफी आवश्यक होता है ताकि प्रॉपर रूप से, सटीक रूप से जो पेड़ पौधे हैं, जो अनाज जिसकी बुआई की जा रही है, जो फसल जिनको तैयार किया जा रहा है, उन्हें पर्याप्त रूप से पोषण मिल पाए। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर सीड ड्रिल होता क्या है, ठीक है ना। कल्टीवेटर के पीछे बहुत ऐसे टाइम, जैसा मैंने कहा कि एक पीछे में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बुआई के लिए जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम सीड ड्रिल कह रहे हैं। सीड ड्रिल में होता क्या है, जो बीज होते हैं ना वो नीचे से चले जाते हैं, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं वो हिस्सा, यहाँ से बीज निकलते हुए नीचे धंसते रहते हैं, ठीक है ना। ये नुकीला सा सिरा होता है, इसीलिए हम कल्टीवेटर का यूज करते हैं। क्यों कर रहे हैं? इससे समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, मैन पावर जो लोग लगते हैं वो काफी कम मात्रा में लगते हैं। काफी कम समय में काफी बड़े जगह पर हम ये हल के माध्यम से, सीड ड्रिल के माध्यम से काफी बड़े जगह को हम बो सकते हैं, काफी बड़े जगह में हम बुआई कर सकते हैं अनाजों की, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार बीजों को समान दूरी, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीड ड्रिल में सबसे महत्वपूर्ण काम ये क्या होता है कि बीजों को समान दूरी और समान गहराई में ये चले जाते हैं अंदर तक, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, ऐसा करने से पोषक तत्व पर्याप्त रूप से अलग अलग पौधों को अच्छे से मिल सकते हैं और सीड ड्रिल में अंदर जो बीज चले जाते हैं इससे पक्षियों से नुकसान होने से भी बच जाता है, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों को।
फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है कि खाद्य एवं उर्वरक मिलाना, इस पॉइंट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेना है कि आखिर इसे मिलाना क्यों आवश्यक होता है, हम इसे क्यों मिलाते हैं, कोई भी कृषक या किसान क्यों इसका मिलान मिट्टी में करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानना है कि आखिर किसी भी अनाज या फसल की जब पैदावार की जाती है बार बार से मिट्टी में, तो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, उस पोषक तत्व को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। इससे होता क्या है, मिट्टी में उर्वरक जो क्षमता होती है वो ह्रास होने लगती है, वो कमने लगती है। इसीलिए खाद्य को या फिर उर्वरक को मिलाना आवश्यक हो जाता है। समझना है आपको बातों को। जैसे आप देख पा रहे हैं, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद्य एवं उर्वरक कहते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना? अब है कि आखिर क्यों मिलाते हैं। जैसा मैंने कहा, लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में पोषक तत्व की कमी ना हो। आप देख पा रहे हैं, लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी ना हो, इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद्य देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना हम उसे कहते हैं, ठीक है ना? और खाद जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक रासायनिक और एक कार्बनिक। याद रखना है, या फिर जैविक। जैविक खाद क्या है? तो जैविक खाद वे खाद हैं, आप सभी ने लास्ट के क्लासेस में भी पढ़े थे फ्रेंड्स। वे जैविक खाद्य या फिर कार्बनिक खाद्य वे हैं जो पेड़ पौधे या फिर जंतु के सड़ने गलने से बनते हैं, ठीक है ना? और उनका उपयोग ही किसान क्या करते हैं, उस जमीन पर करते हैं जहां पर फसलों को उगाया जा रहा है, क्योंकि उसमें काफी सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। उस पोषक तत्व को ग्रहण करके अनाज या फिर फसल काफी, उनकी पैदावार काफी अच्छी होती है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर रासायनिक खाद होते क्या है। उर्वरक रासायनिक किस प्रकार के होते हैं। आपने उर्वरक जाना जैविक, ठीक है ना, या फिर कार्बनिक, कार्बन से बने, ठीक है ना, पेड़ पौधे के सड़ने गलने से बने या फिर जंतुओं के सड़ने गलने से बने, ठीक है ना। जो भी कि हम अपने रसोई घर में आप देखते हैं बहुत सारे कचरे बनते हैं, उस कचरों का निपटान कैसे किया जाता है, मिट्टी में अगर हम दे दें फिर उन्हें ढक दें तो बहुत दिन बाद होता है वो उर्वरक के रूप में तैयार हो जाते हैं। आपने लास्ट के क्लासेस में भी पढ़े थे, ठीक है ना। वे उर्वरक जो होते हैं वो जैविक होते हैं या फिर कार्बनिक होते हैं, ठीक है ना। काफी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उन्हें होते हैं। अब है आपको जानना कि उर्वरक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो आखिर क्या होते हैं। तो विशेष पोषक तत्व से वो समृद्ध होते हैं, वो एक ही प्रकार के पोषक तत्व से समृद्ध होते हैं। कौन? जो उर्वरक जो रासायनिक वाले होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यूरिया, अमोनिया या फिर सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये एक प्रकार के रासायनिक उर्वरक में एक ही प्रकार की जो पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। याद रखना है, अभी ज्यादा से ज्यादा 2-3 तरह के पोषक तत्व एक ही प्रकार के रासायनिक उर्वरकों में मौजूद होते हैं। अब है कि इनका जो उपयोग करना काफी हानिकारक माना जाता है, इसका उपयोग अच्छा नहीं माना जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, ये रासायनिक होते हैं, इन्हें फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है, इसे मनुष्य तैयार करते हैं। और जो जैविक होते हैं, जो कार्बनिक होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से बनते हैं। और प्राकृतिक रूप से बना हुआ कोई भी चीज कभी भी हानिकारक नहीं होता है। मनुष्य जब इंटरफेयर करते हैं उस चीज में तो वह चीज हानिकारक बन जाती है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो मिट्टी में उपयोग करने से रासायनिक उर्वरक मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। याद रखना है, काफी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग खेती बाड़ी में नहीं किया जाना चाहिए, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि खाद्य के लाभ आखिर क्या है। जो जैविक खाद्य का हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंचाई वाले जगहों पर, फसलों वाले जगहों पर, उससे लाभ क्या होती है। तो फ्रेंड्स, लाभ यह होती है कि यह मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है। कौन? जो जैविक वाले खाद होते हैं, जो कार्बनिक वाले खाद होते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी होती है, उसके बाद सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण से गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके साथ मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैविक खाद्य पदार्थ से मिट्टी के गठन में सुधार होती है, ठीक है ना। मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है और साथ ही इतने सारे लाभ होते हैं, ठीक है ना। मिट्टी की जलधारा की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी होती है, काफी सारे गैसों का आदान प्रदान होता है, मिट्टी में जीवाणु की संख्या बढ़ती है। और वहीं दूसरी ओर रासायनिक खादों में इतने सारे काम नहीं कर पाते हैं। रासायनिक खाद्य वो मिट्टी में जलधारा की क्षमता को भी नहीं बढ़ा पाते हैं और न ही मिट्टी को भुरभुरी बना पाते हैं और न ही जीवाणु
नहीं पनप पाते हैं। याद रखना है, आपने लास्ट की क्लासेस में भी जाने थे, ठीक है ना। कृत्रिम प्लास्टिक्स जो होते हैं, जो प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, उन्हें निपटान करना असंभव होता है, क्योंकि रासायनिक वाले चीजों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पनपते नहीं हैं, ठीक है ना। उनका इसलिए निपटान भी काफी लाखों साल लग जाते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है। इसलिए जो रासायनिक खाद है उनका जो उपयोग है ज्यादा से ज्यादा नहीं करना चाहिए, और न ही किसान करते हैं इसका उपयोग, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे खाद्य के बाद सिंचाई के बारे में। तो फ्रेंड्स, सिंचाई क्या होता है? जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता पृथ्वी के हर समस्त प्राणियों को होती है, उसी प्रकार से पौधों को भी होती है। तो अनाज फसलों को जल देना ही सिंचाई कहलाता है। याद रखना है, सिंचाई हर पौधे की आवश्यकता होती है, मूलभूत जरूरत होती है, ठीक है ना। पौधे में लगभग 90% जो होता है, 90% जल होता है। अब है, जल के ही कारण होता क्या है, बीजों का अंकुरण होता है। आपने लास्ट के क्लासेस में भी पढ़े थे, नमी के कारण, अगर नमी मौजूद नहीं है तो बीजों का अंकुरण क्या हो पाएगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं, ठीक है ना। अब है कि सिंचाई का एक निर्दिष्ट प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। जैसे स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए, मिट्टी को नमी बनाए रखने के लिए खेत को नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। विभिन्न अंतराल पर खेत को जल देना ही सिंचाई कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, बहुत ऐसे फसल हैं जो काफी सारे पानी की डिमांड करते हैं, ठीक है ना। उसे इसलिए वर्षा के समय में उन्हें बोया जाता है। वर्षा के पानी से वो आराम से पानी को वो ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ में आपको जानना है कि सिंचाई में, इरिगेशन में आपको पानी की भी आवश्यकता होती है। जहां पर फसल पानी की डिमांड करते हैं, उन्हें पानी की जरूरत होती है। अब है, पानी को किस प्रकार से हम फसलों तक पहुंचा पाएंगे? तो विभिन्न स्रोत क्या हैं? तो कुआं है, जलकूप है, तालाब है, झील है, नदियां हैं, बांध है, नहर है, इत्यादि जल के स्रोत हैं। काफी सारे स्रोत हैं जो सिंचाई में उपयोग होते हैं, जो कृषक उपयोग करते हैं। आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये है, इस प्रकार से बोट है, इस प्रकार से कृषक जो है कुआं से पानी निकाल कर, ये देख पा रहे हैं सिंचाई वाले जो जगह है जहां से पैदावार की गई है, फसलों को उगाया गया है, कृषक दे रहे हैं। साथ में चेन पंप है, चेन पंप की सहायता से पानी दी जा रही है। डेकली का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। डेकली में होता क्या है, एक तरफ आप देख पा रहे हैं बीच से एक पॉइंट, जहां पर एक लंबी सी लकड़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है, जहां पर एक प्रकार से भारी पत्थरों को बांध दिया जाता है, और यहाँ पर उससे जो है फिर डुबो दिया जाता है, ठीक है ना। और यह पानी निकालती है और फिर चारों तरफ से इन्हें दे दिया जाता है, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को। साथ में ये राहट का भी उपयोग होता है, जहां पर ये काफी पुराना ट्रेडिशनल परंपरागत साधन है, माध्यम है। ये जो बैल है, इसके घूमने से ये जो साइकिल है, ये जो व्हील है, ये घूमती है, ठीक है ना। और पानी जो है निश्चित रूप से समस्त जगह पर पहुंच जाती है। याद रखना है इन बातों को, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी परंपरागत तरीके हैं। साथ में आपको जानना है कि परंपरागत तरीकों के साथ साथ अभी जो कृषक जिसका अनुकरण कर रहे हैं, वो है सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियों को कहने का तात्पर्य जो मॉडर्न जो मेथड्स होते हैं, जिसमें हम जल के कम से कम परिमाण का उपयोग करके फसलों को अच्छे से उनका पैदावार हम कर सकते हैं। उसमें से पहला जो माध्यम है वो है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है ना। स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से एक पंप लगाया जाता है, आप देख पा रहे हैं कुएं के ऊपर, और पाइप की सहायता से जो है फसलों तक दी जाती है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी काफी अच्छे से आपको समझाया गया है। आप देख पा रहे हैं पाइपों की सहायता से खेतों तक पहुंचाया जाता है पानी को, ठीक है ना। याद रखना है। अब है कि ये जो पंप है, इसमें पाइपों का जो जगह है, ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए तो नोजल से बाहर निकलता है और छिड़काव तंत्र होता है और समस्त फसलों पर यह पहुंच जाता है। दूसरा तरीका क्या है? ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। ये ड्रिप सिस्टम होता है क्या है, जहां पर पानी का काफी अभाव होता है, लेकिन फसलों की पैदावार तो करनी ही है, ठीक है, लेकिन पानी कम है,
उस जगह पर ड्रिप तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, चलिए इसे समझते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों पर गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों, वृक्षों को पानी देना सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्र में एक वरदान साबित है। कौन सा तंत्र? ड्रिप तंत्र। अब देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी किस तरह से दिया गया है, बिल्कुल सेम मेथड है, लेकिन यहाँ पर स्प्रिंकलर नहीं है, यहाँ पर एक पाइप है, उससे एक नोजल जुड़ा हुआ है और जो बिल्कुल उसकी जड़ों पर बूंद बूंद करके पानी दे रहे हैं। फसलों के जड़ों पर देख रहे हैं ना, बूंद बूंद करके पानी गिर रहा होता है, ठीक है ना। ये है यहाँ पर पानी, जहां पर ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी काफी कम मात्रा में मौजूद होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, जान लेंगे खरपतवार से आखिर सुरक्षा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, खरपतवार से सुरक्षा फसलों को की जानी होती है, क्योंकि खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे होते हैं जो फसलों के साथ बड़े होते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते हैं, उनके पोषक तत्व को छीन लेते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसलों के साथ उगते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं, ठीक है ना। खरपतवार को हटाने का जो माध्यम है उसे हम निराई कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निराई क्यों किया जाता है? तो निराई इसलिए की जाती है, निराई क्योंकि खरपतवार जल, पोषक तत्व, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। याद रखना है, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताए पहले, ठीक है ना। अब हमें आगे जानना है कि आखिर कटाई का माध्यम क्या होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, कटाई वह माध्यम है, फसल जब पक जाती है, फसल के एक पक जाने के बाद उसके एक निश्चित समय आती है, ठीक है ना, जब उसे काट लिया जाता है या फिर पौधों को खींचकर उखाड़ लिया जाता है या फिर समान तरीके से धारदार हथियार से, धारदार औजारों से उन्हें काट लिया जाता है, ठीक है ना। याद रखना है, एक फसल को पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, तैयार होने में फसल को, ठीक है ना। और हमारे देश में उसे हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टिंग यानी फसलों को काट देना, याद रखना है आपको इन बातों को। और उसके बाद की प्रक्रिया होती है, उसके लिए जो नॉर्मल सबसे परंपरागत तरीके होते हैं ये आप देख पा रहे हैं ना, ये एक ऐसा औजार है जिसे हम कह रहे हैं दरांती, ठीक है ना। उनकी सहायता से फसल की कटाई की जाती है। हार्वेस्टिंग कहते हैं, इंग्लिश में हम उन्हें काटना, फसलों को काट देना हार्वेस्टिंग कहलाता है। और थ्रेशिंग कौन सा पद्धति है फ्रेंड्स? तो थ्रेशिंग वह पद्धति है जिसमें बीजों को उनके डंठल से अलग किया जाता है, पटक पटक कर, उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग वह माध्यम है जब फसल के पक जाने के बाद उसे काट दिया जाता है, तो वह माध्यम, वह प्रक्रिया हार्वेस्टिंग कहलाती है या फिर हार्वेस्टर कहते हैं। याद रखना है, हार्वेस्टर वह मशीन है जिसके माध्यम से कटाई का काम पूरा होता है। अब है कटाई के बाद, थ्रेशिंग के बाद जो अनाज होते हैं, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग के बाद का काम होता है भंडारण का काम। भंडारण यानी उसे स्टोरेज करना, उसे सही रूप से जगह पर रखना, ताकि उसमें किसी भी प्रकार के जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उस पर आक्रमण नहीं कर पाए, वह चूहों से बचा रह पाए, ठीक है ना। आपको जानना है काफी सारे बातों को। तो भंडारण, उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसलों के दाने को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी से बचाना है, कीटों से बचाना है, चूहों से बचाना है, सूक्ष्म जीवों से बचाना है, ठीक है ना। और ताजा फसल में नमी की मात्रा काफी होती है, इसलिए ताजा फसल, काटी गई फसलों के दाने को क्या किया जाता है, पहले सुखाया जाता है, फिर भंडारण किया जाता है। पहले सुखा लिया जाता है, याद रखना है, ठीक है ना, फिर उसका भंडारण या फिर स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज में काफी सारे तरीके होते हैं, जैसे किसान अपने फसल का उत्पादन भंडारण जूट के बोरे में करते हैं, ठीक है ना, और धातुओं के पात्र में, बड़े बड़े बिन्स में करते हैं। परंतु बीजों के बड़े पैमानों को साइलोस में रखा जाता है, ठीक है ना, बहुत ही बड़े बड़े, याद रखना है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप जानते होंगे इनका नाम, ठीक है ना। काफी सारे खनिजों का भंडार कर रखने वाले काफी सारे जगह होते हैं, ठीक है ना। वो सही रूप से नियंत्रित करते हैं कि आखिर किस प्रकार से खाद्यों का भंडारण होना चाहिए, किसान की समस्या क्या है, ठीक है ना। इन सभी बातों को वो समझते हैं, याद रखना है। तो साइलोस एक ऐसा माध्यम है जहां पर काफी सारे डिस्ट्रिक्ट, जिले या फिर बहुत ऐसे राज्य जहां पर उनके लिए अन्न का भंडारण किया जाता है, साइलोस कहलाता है।
आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही बड़ी बड़ी जगह भंडारण करने के लिए अनाजों को साइलोस कहलाती है। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में, ठीक है ना। ये काफी सारे जगह है। FCI देखिए आप लिखा हुआ है ना। ये F है, ये C है और ये I है। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें आगे बढ़ना है और जान लेना है कि आखिर जो किसान है वो अनाजों को किस तरह से सुरक्षित रखते हैं अपने घरों पर, छोटे छोटे जगहों पर। तो नमी की सूखी पत्तियों, ठीक है ना, नीम की जो सूखी पत्तियां हैं उनका वो भंडारण के साथ वो रखते हैं, ताकि इससे क्या होता है, कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते हैं और सूक्ष्म जीवों का भी आक्रमण नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अब हमें जान लेना है कि आखिर पशुपालन क्या होती है। तो फ्रेंड्स पशुपालन वो व्यवस्था है, ठीक है ना, जहां पर जंतुओं को, पालतू पशुओं को उनके उचित आवास दी जाती है, उन्हें उचित रूप से भोजन मुहैया कराया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, ठीक है ना। और याद रखना है यह बात बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, तो उसे हम पशुपालन कहते हैं। जिस प्रकार अनाजों की जो पैदावार होती है वो बड़े पैमाने पर की जाती है जब, तो उन्हें हम फसल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पशुपालन को जब बड़े पैमाने पर की जाती है, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो बकरियां हो, कोई भी पालतू पशु या फिर मुर्गियां हैं, उन्हें फार्म पर पालने की प्रक्रिया ही पशुपालन कहते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जान ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। यह है पहला नंबर प्रश्न। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं जो ब्लैंक है, जो रिक्त है। अब कुछ आपको साथ में शब्द भी दिए गए हैं, उस शब्द को छांट कर, चुन कर आपको उस ब्लैंक्स में, उस रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे शब्द है तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। ये 5 आपको शब्द दिए गए हैं, ठीक है। और आपको 5 कथन भी दिए गए हैं जो ब्लैंक है, जो रिक्त है। चलिए वो 5 कथन क्या है, चलिए देख ले रहे हैं। नंबर क, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम क्या कहते हैं, आपने वीडियोस में भी जाना, उसे हम फसल कहते हैं। याद रखना है, ठीक है ना। आपको लिखना है, क्या लिखना है, फसल, ठीक है। आप देख पा रहे हैं आंसर शीट में भी लिखा हुआ है फसल। चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर नंबर ख में हमसे क्या पूछा गया है। नंबर ख, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो मिट्टी की क्या होती है, मिट्टी की तैयारी होती है, जहां पर मिट्टी को उल्टा या फिर पलटा जाता है, उसका पोला बनाया जाता है, जैसा आपने वीडियोस में भी जाना, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप लिखेंगे मिट्टी की तैयारी होती है। आप देख पा रहे हैं आंसर शीट्स में भी तैयारी। आगे बढ़ेंगे, नंबर ग में देख लेंगे कितने सारे हैं। सवाल है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। तो क्षतिग्रस्त बीज क्या होंगे, क्या होंगे, मैंने आपको वीडियोस में ही बताया, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं जो अच्छे बीज होते हैं, जब बीजों का चयन करने का समय आता है कृषकों द्वारा, तो वो बीजों को चयन जो है वो पानी पहले लेते हैं, फिर बीजों को डालते हैं। जो खराब बीज है वो तैरने लगते हैं, जो अच्छे बीज है वो पेंदी में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे, ठीक है ना। याद रखना है, आपने वीडियोस में भी जाना। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। तो मिट्टी से क्या आवश्यक है, मिट्टी से जल और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है फसल उगाने के लिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम 2 से कॉलम बी से कीजिए। तो कॉलम ए में कौन से शब्द हैं देख लेते हैं। चलिए, खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद। और नंबर कॉलम बी में है मवेशियों का चारा, यूरिया, सुपरफॉस्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। नंबर डी में है गेहूं, चना, मटर। और नंबर ई में है धान एवं मक्का, ठीक है ना। ये आपको कॉलम बी में दिए गए हैं और ये आपको कॉलम ए में दिए गए हैं। अब दोनों का मिलान करना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कैसे हमें मिलान करना है, इसका उत्तर हमें कैसे लिखना होगा। तो आप लिखोगे उत्तर में, आप देख पा रहे हैं कॉलम ए में, ठीक, और इधर कॉलम बी
में जो कॉलम ए में जो दिए गए शब्द हैं खरीफ फसल, उसके सामने आप लिखोगे धान एवं मक्का। यानी धान और मक्का क्या है, खरीफ फसल के उदाहरण हैं, याद रखना है, ठीक है ना। खरीफ फसल हो गई। और दूसरी है रबी फसल। तो रबी फसल कौन सी है, गेहूं, चना और मटर जो है वो रबी की फसल कहलाती है। अब देख पा रहे हैं। और थर्ड वन है रासायनिक उर्वरक, क्या है, यूरिया, सुपर फास्फेट, ये रासायनिक उर्वरक है। और कार्बनिक खाद जो है, जो जैविक है, वह है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र, पादप अवशिष्ट को हम कार्बनिक खाद कहते हैं। इन सभी के बारे में आपने वीडियोस में भी जाना फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। आपको 2 उदाहरण देना है, ठीक है ना। जैसे खरीफ फसल का 2 उदाहरण देना है, रबी फसल का 2 उदाहरण देना है। तो उत्तर में आपको लिखना है रबी फसल कौन से है, खरीफ फसल। खरीफ फसल में है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी जो है वो खरीफ फसल है। खरीफ याद रखना है, ठीक है ना, खरीफ फसल है। और रबी की फसल कौन है, रबी की फसल है गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि, ये है रबी की फसल, याद रखना है। दोनों में अंतर है, दोनों के उत्पादन में उनके बोने का समय बिल्कुल अलग है, जो मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए, ठीक है ना। आपके अपने शब्दों में आपको पैराग्राफ लिखना है। कुछ आपको दिए जा रहे हैं टॉपिक, वो टॉपिक क्या है चलिए देख ले रहे हैं। नंबर क में है मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, निराई करना, थ्रेशिंग्स करना। ये कुछ 3-4 आपको टॉपिक दिए गए हैं, छोटे छोटे से शब्द दिए गए जिनके ऊपर आपको कुछ वाक्य लिखना है, ठीक है ना, एक पैराग्राफ जैसा तैयार करना है। तो सबसे पहले है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के बारे में आपने वीडियोस में भी जाना कि मिट्टी को तैयार किस तरह से करते हैं किसान। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है। आप देख पा रहे हैं मिट्टी को तैयार करना में सबसे पहले आपको लिखना है, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला कदम है। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मिट्टी को पलटना और उसे ढीला करना है। इससे क्या होता है, इससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। ढीली मिट्टी में केचुआ रोगाणुओं में पनपने में काफी मदद मिलती है। जो किसान के मित्र हैं, कौन किसान के मित्र हैं, जो केचुआ है, रोगाणु हैं, वो किसान के मित्र हैं। यह मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा मिलाते हैं, बढ़ाते हैं। साथ ही मिट्टी को पलटने और ढीला करने से पोषक तत्वों की भरपूर मिट्टी सबसे ऊपर आती है, ताकि पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग आसानी से कर सके, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको लिखना है बुआई के बारे में। तो बुआई के बारे में आप 2 वाक्य ही लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुआई, बोना, ठीक है ना। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चुने जाते हैं। अच्छी किस्म के बीज, ठीक है ना, अच्छे किस्म के स्वच्छ और स्वस्थ बीज होते हैं। बीज को सीड ड्रिल या फिर हाथों से बोया जाता है। जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि बीजों के बोने के जो तरीके हैं वो आखिर क्या है। ज्यादातर बीज सीड ड्रिल के माध्यम से बोए जाते हैं। बहुत ऐसे बीज हैं जिन्हें बोने के लिए लेबर्स या फिर अन्य लोगों की आवश्यकता होती है। याद रखना है आपको बातों को। निराई, निराई का काम क्या है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स निराई खरपतवार, अवांछित पौधे जो फसलों के साथ उगते हैं और खरपतवार को निकालने को ही हम निराई के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। ये कैसे पॉसिबल है, ये निराई कैसे संभव होती है। तो निराई हाथों से खुरपी जैसे औजारों का उपयोग करके या फिर 2,4-D, यह एक केमिकल है, ठीक है ना, एक रासायनिक चीज है, पदार्थ है। जैसे घास फूस नासी या फिर हेर्बिसाइड्स का उपयोग करके खरपतवार को हटाया या फिर नष्ट किया जाता है, ठीक है ना। खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इनका छिड़काव किया जाता है। इससे क्या होता है, जो खरपतवार होते हैं, जो वीड्स होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और होता क्या है, नष्ट होने से जो पौधे हैं, जो अनाज हैं, जिन्हें बोया गया है, जिनकी उत्पादन की जा रही है, उन्हें अच्छे से पोषक तत्व मिल पाते हैं, क्योंकि ये खरपतवार उनके पोषक तत्व को छीन लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है ना, बढ़ने के, पोषक तत्वों को ग्रहण करने के। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे थ्रेशिंग क्या है।
तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको थ्रेशिंग के बारे में बताया कि प्यालों से अनाज को अलग करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, उन्हें हम थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी सारे अनाज होते हैं जो डंठल से उन्हें अलग किया जाता है पुआलों से, उनकी वह प्रक्रिया ही थ्रेशिंग कहलाती है। दो प्रकार से होती है, पीट पुट कर होती है, और एक मशीन है जो गोलाकार चलता रहता है, उस पर अगर आप रख देंगे तो भी उनके अनाज के जो कण हैं वो गिर जाते हैं टूटकर उससे, ठीक है ना। इसे कंबाइन नामक मशीन की सहायता से किया जाता है, जो वास्तव में एक हार्वेस्टर है और थ्रेशर का एक संयोजन है, ठीक है ना। कंबाइन कहते हैं, याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 5 अब आप देख पा रहे हैं। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक और खाद्य जो है वो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, वो आपको प्रमाण करना है, बताना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले उर्वरक के लिए एक कॉलम बनानी है, दूसरा खाद्य के लिए बनानी है। तो उर्वरक एक अकार्बनिक नमक है और खाद्य क्या है? खाद्य एक प्राकृतिक चीज है जिसे गोबर, मानव का अपघटन या फिर अवशेष पदार्थ, पौधों के अवशेषों से तैयार किया जाता है। उर्वरक कारखानों में तैयार किया जाता है, तो खाद्य खेती में तैयार की जाती है, मिट्टी में तैयार की जाती है। उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता है, खाद मिट्टी को भारी तादाद में ह्यूमस प्रदान करते हैं, ठीक है ना। अंतर देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, जो बात मैंने आपको वीडियोस में भी बताने की कोशिश की। उर्वरक पौधों में बहुत समृद्ध पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे नाइट्रोजन हो या फिर फास्फोरस हो या फिर पोटेशियम हो, ठीक है ना। लेकिन जो खाद्य है उसमें अपेक्षाकृत कम पोषक तत्व होते हैं, लेकिन काफी सारे पोषक तत्व होते हैं। कम होते हैं, रिच नहीं होते हैं, काफी समृद्ध नहीं होते हैं, कम होते हैं, लेकिन काफी सारे पोषक तत्व एक साथ किसमें होते हैं? खाद्य में होते हैं। लेकिन वही उर्वरक में, रासायनिक उर्वरक में एक ही प्रकार के होते हैं पोषक तत्व, काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, और इसी कारण से रासायनिक उर्वरक कारण बनते हैं मिट्टी में प्रदूषण बढ़ाने के, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। दो विधियों के बारे में आपने कुछ ही देर पहले जाना कि आखिर सिंचाई क्या है और दो प्रकार की विधि क्या है। एक स्प्रिंकलर सिस्टम था, छिड़काव वाला तंत्र, और एक ड्रिप सिस्टम था, ठीक है। दोनों के बारे में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर हमें किस तरह से देना है। सबसे पहले, विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति को सिंचाई करना कहा जाता है। सिंचाई की दो विधियां जो पानी को संरक्षित करती हैं वो क्या है? वो इस प्रकार है, छिड़काव प्रणाली, छिड़काव तंत्र, और ड्रिप प्रणाली, ड्रिप तंत्र। क्या है? इस विधि के तहत लंबवत पाइप शीर्ष पर नोजल को घुमाते हुए नियमित अंतराल पर मुख्यतः पाइप से लाइन को जोड़ जाते हैं। जब एक पंप की मदद से पानी को मुख्य पाइप के माध्यम से बहने दिया जाता है और यह घूर्णन नालिकाओं से बच जाता है, छिड़काव जाता है जैसे कि बारिश हो रही हो। बिल्कुल सही। स्प्रिंकल का मतलब ही होता है छींटना, छिड़काव करना, ठीक है ना। स्प्रिंकलर एक नोजल होता है जिसके घूमने से, प्रेशर से क्या होता है, वो नोजल जो है वो घूमती रहती है जोरों से, और ऐसा लगता है जैसे आसमान से बारिश की बूंदें टपक रही हैं किस पर? फसलों पर, ठीक है ना। यह है छिड़काव तंत्र। और दूसरा जो तंत्र है वो है ड्रिप प्रणाली। ड्रिप प्रणाली वह साधन है, वह माध्यम है जहां पर पानी की काफी कम मात्रा पाई जाती है, लेकिन फसलों का उत्पादन भी आवश्यक होता है। तो इस प्रणाली में पानी पौधों के जड़ों में एक एक बूंद करके पहुंचा दिया जाता है। यह फलों के पौधों, बगीचों और पेड़ों को देने की सबसे अच्छी तकनीक है। पानी इसमें बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और यह उन क्षेत्रों में एक वरदान सा साबित हुई है जहां पानी की उपलब्धता काफी कम है या फिर काफी खराब है, ठीक है ना। उस क्षेत्र में ड्रिप प्रणाली को अनुकरण किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। इसके बारे में मैंने आपको फ्रेंड्स वीडियोस में भी समझाने की कोशिश की कि अगर जब भी खरीफ फसलों को अगर रबी के जगहों पर बोया जाए और रबी के फसलों को अगर खरीफ के जगहों पर बोया जाए तो फिर क्या होगा, मैंने आपको वीडियोस में भी शुरुआत में बताए थे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमें किस तरह से देना है। गेहूं रबी की फसल है, इसलिए इसे ठीक से बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यदि
इसे खरीफ मौसम में बोया जाता है तो खरीफ के मौसम में अत्यधिक बारिश के कारण वह विकसित नहीं होगा या फिर नष्ट हो जाएगा। याद रखना है, विकसित नहीं होगा या फिर नष्ट हो सकता है। यही बात मैंने आपको बताई थी वीडियो के शुरुआत में ही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियोस में बताया कि लगातार भी अगर आप फसल उगाते हैं मिट्टी पर तो मिट्टी से पोषक तत्व चूंकि पौधे ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व की कमी होने लगती है। कहाँ पर? मिट्टी से, ठीक है ना, मिट्टी पर कम होने लगती है, इसलिए हम लोग खाद्य पदार्थ का उपयोग भी करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। आपको लिखना है मिट्टी फसल को खनिज पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। यह पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। एक ही खेत में फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी कुछ पोषक तत्वों में खराब हो जाती है, इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है ना। और फिर पोषक तत्व की साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए किसानों को मिट्टी में खाद जोड़ने की आवश्यकता होने लगती है। याद रखना है आपको इन बातों को। मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मिट्टी पर यही प्रभाव पड़ता है कि लगातार अगर हम मिट्टी पर फसल को बोते रहें तो मिट्टी से उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, पोषक तत्व की कमी होने लगती है। फिर खाद्य को छिड़काना पड़ता है या फिर रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव करना पड़ता है। किनके द्वारा? किसानों के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9, खरपतवार क्या है और हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार क्या है? तो फ्रेंड्स, खरपतवार क्या है आपने जाना था कि अवांछित जो पेड़ पौधे जो फसलों के साथ उगने लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। चूंकि ये पौधों को प्रभावित करते हैं, फसलों को प्रभावित करते हैं, उनके साथ एक स्पर्धा करते हैं, एक कंपटीशन करते हैं। उन्हें भी प्रकाश पाना होता है, अनाजों को भी प्रकाश पाना होता है, उन्हें भी शोषण करनी होती है, अनाजों को भी शोषण करनी होती है, उन्हें भी पोषक तत्व को ग्रहण करना होता है, अनाजों को भी पोषक तत्व ग्रहण करनी होती है। तो एक प्रकार का ये कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, द्वंद्व है। किनके बीच? अनाजों के बीच और खरपतवारों के बीच। इसीलिए उन्हें हटाना काफी जरूरी होता है। क्यों? अगर फसलों का उत्पादन अगर अच्छी करनी है तो खरपतवार को हटाना काफी जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। सबसे पहले, अवांछनीय पौधे फसल के साथ साथ प्राकृतिक रूप में उग सकते हैं, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार निकालने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई तरीके हैं। खरपतवार को समय समय पर जमीन के करीब उखाड़कर या काटकर हटाया जाता है, या एक खुरपी की मदद से किया जाता है। खरपतवार को कुछ रासायन के उपयोग से भी नियंत्रित किया जाता है, तो हाथों से भी इसको हटाया जाता है और कुछ रासायनिक चीजों का प्रयोग करके भी इन्हें नष्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2,4-D, ठीक है ना, ये एक रासायनिक है, ठीक है ना, और वह घास फूस को नष्ट कर देता है, वेडिसाइड्स के रूप में हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इनका छिड़काव किया जाता है। किनका? इस वेडिसाइड्स का। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। निम्न बॉक्स को सही क्रम में कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो। माने कुछ आपको बॉक्स दिए गए हैं, उसे इस प्रकार से सजाना है कि गन्ने की फसल तैयार हो जाए, उनका एक रेखा चित्र तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो बॉक्स में क्या है, चलिए देख लेते हैं। फसल को चीनी में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई, खाद देना। तो अब इसे सजाना है, अरेंजमेंट करना है सही रूप से, ताकि हमें गन्ने की फसल को उगाने का सही तरीका हमें मालूम चल पाए। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे देना है। तो सही क्रम क्या है? पहले होगा नंबर 5, है ना, दिया हुआ, और मैंने आपके लिए अच्छे से बना के रखा है, आप देख पा रहे हैं। पहले है 5 यानी मिट्टी को तैयार करना, आपने जाना, ठीक है ना, ये मिट्टी को तैयार करना है, ये पहला। नंबर 2 में है 6 यानी खेतों की जुताई नंबर 2 है, उसके बाद का काम है। नंबर 3 में है 4 यानी बुआई करना, ठीक है ना, ये नंबर 3 का काम है, ठीक है ना। इसके बाद बुआई करनी होती है, और उसके बाद है नंबर 7 यानी खाद देना होता है। बुआई के बाद खाद देना होती है, जो फिर नंबर 4 में है, ठीक है ना। और खाद देने के बाद क्या होता है? नंबर 2 सिंचाई करना होती है, ठीक है ना, जो नंबर 5 में है, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद है 3 यानी कटाई होती है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो फिर कटाई होती है, जो कि नंबर 6 में है। और नंबर 7 में है फसल को चीनी मिल में भेजना, जो कि नंबर 1 में है, आप देख पा रहे हैं, नंबर 1 जो कि फसल को चीनी में भेजना, यानी ये लास्ट नंबर में है, यानी नंबर 7 में है, याद रखना है। तो ये 7 में है।
तो इस तरह से यह एक तरीका हो गया या एक प्रक्रिया हो गई जहां पर हम गन्ने की फसल को उगा सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है ना, सफल रूप से उगा सकते हैं। तो यह एक रेखा चित्र तैयार हो गया है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। आप देख पा रहे हैं पहेली दिया गया है और आपको उस संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा करना है। ऊपर से नीचे की ओर सिंचाई के एक पारंपरिक तरीका नंबर 1 में है। नंबर 2 में है बड़े पैमानों पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना है। नंबर 3 में है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। नंबर 6 में है फसल पक जाने के बाद काटना है। और बाईं से दाईं की ओर अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो उसमें है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं वो है रासायनिक पदार्थों जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, ठीक है ना, वो है। और नंबर 7 में है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। तो ये आपको ऑप्शंस में दिए गए संकेत हैं, ये आपको अब नाम लिखना है, ठीक है ना, पहले को पूरा करना है। तो ऊपर से नीचे की ओर के लिए आप नंबर 1 में रहट लिखेंगे, ठीक है ना, एक प्रक्रिया, ठीक है ना, काफी प्राचीन काफी परंपरागत तरीका है। उसके बाद है पशुपालन, ठीक है ना। नंबर 3 में है खरीफ। नंबर 6 में है कटाई। और बाईं से दाईं की ओर अगर हम देखें तो बाईं से दाईं की ओर सबसे नंबर 1 में है रबी की फसल जो होती है, ठीक है ना। उसके बाद है फसल, उसके बाद है उर्वरक और उसके बाद है निराई, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर के साथ आपको बता दिया गया है। आप देख पा रहे हैं नंबर, ये रॉ फॉ ये शू, इसमें संकेतों को जो दिया गया है आपको समझ कर पूरा करना है। और इसके लिए मैंने आपको पूरी तरह से इसका आंसर भी बता दिया है। ऊपर से नीचे की ओर क्या होंगे, ऊपर से नीचे यानी ऐसे, ठीक है ना। और बाईं से दाईं की ओर यानी ऐसे, ऐसे वाले में याद रखना है। बाएं से दाईं यानी ऐसे वालों में और ऊपर से नीचे वाले में यानी ऐसे में, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह से इसे पूरा करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के